चलो, हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट की थी और पॉलिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताएगा कोई हमें? कौन सा चल रहा था? अठारह सौ 33। अच्छा, 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, कोई बताएगा? 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था? पूरी तरीके से तो नहीं हटाया गया था। 1813 के अधिनियम में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को सीमित कर दिया गया था। उसे केवल जो है चाय और चीन के साथ व्यापार करने की केवल छूट दी गई थी। साथ साथ पहली बार भारत के लिए कुछ काम किया गया, भारतीयों के लिए कुछ काम किया गया। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है दिए गए, लेकिन वो भी खर्च नहीं हुए, क्योंकि जो शिक्षा के लिए कमेटी बनी थी वो कमेटी दो धड़ में बंट गई। एक क्षेत्रीय, एक जो धड़ था वो कह रहा था कि क्षेत्रीय भाषा में इनको शिक्षा दो, और एक जो बोल रहा था वो बोल रहा था अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रावधान किया जाए। इस वजह से वो जो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए बजट के लिए रखे गए थे वो कभी खर्च ही नहीं हुए। और फिर एक एक्ट आता है, कौन सा? 1833 चार्टर अधिनियम, ये भी तो है। और इसमें क्या होता है, इसमें तो पहला काम करती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और एक जो है विधि आयोग का जो है, मतलब एक विधि सदस्य को गठित किया जाता है, और विधि अध्यक्ष के रूप में विधि सदस्य जो होता है उस पार्लियामेंट में जो आता है वो कौन होता है? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक जो है विधि आयोग का वो भी होता है। और क्या होता है 1833 में, और कुछ बताया था इसमें? अच्छा, पीछे का और रिकॉल मैं करवा देता हूं। अपने यहाँ संविधान में किस, मतलब सॉरी, अपने यहाँ जो भारत में है किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की या संसद की? संविधान की। यहाँ पे अच्छा, मैंने एक चीज ये भी बताई थी, क्या संविधान में राज्यों को संशोधन करने का अधिकार है? राज्य अपने हिसाब से चीजें संशोधित कर सकता है, लेकिन किस सूची में? आपने देखा होगा कितनी अनुसूचियां हैं टोटल इस समय? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारत में, कितनी अनुसूचियां हैं? इतनी अनुसूचियां मैंने तो नहीं बताई। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं? अच्छा, घट गई। कहते हैं पढ़ लिया करो, 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितनी थी? 8। बोलते हैं ना रिवीजन करके आया करो। पर रोज पीछे का रिकॉल कराऊंगा, ऐसे ही पूछता हूं मैं, मेरी आदत ये नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊं पीछे का ना पूछूं। मैं 10-5 मिनट पीछे का भी लेता हूं, ये ध्यान रखना। रोज मैं पूछूंगा, अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। और उसी एक अनुसूची में एक है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 आपके हैं, एक है समवर्ती सूची, एक है संघ सूची, और एक है राज्य सूची। तो राज्य सूची के जो विषय होते हैं, राज्य के जो विषय होते हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य को। जैसे पुलिस हो गया, जेल हो गया, बाजार हो गया, कृषि हो गया, इन पे जो कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो राज्य का होगा। एक होती है समवर्ती सूची, कौन सी होती है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाते हैं। और एक होती है संघ सूची, अभी ये सारी लिखवाएंगे। और संघ सूची में जो है केवल कौन बना सकता है कानून? केंद्र। कौन बना सकता है? केंद्र। अच्छा, मैंने आप 1853 का चार्टर अधिनियम। अच्छा, यहां से यूपीएसआई में क्वेश्चन आते हैं इन अधिनियम से। यूपीपी में बेशक ना है, लेकिन यूपीएसआई में आते हैं।
देखिएगा, इस एक्ट से भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इस एक्ट से भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अच्छा, संसदीय प्रणाली का मतलब समझते हो? तो पूछने जा रहे थे। अच्छा, संसदीय प्रणाली का मतलब होता है, हाँ, संसदीय प्रणाली का मतलब जैसे इस समय भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है ना। और संसद के कितने रूप हैं? संसद किससे मिलकर बना हुआ है? बताओ। अच्छा, लोकसभा किसमें है, किस आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद, बताओ भाई। 81, ठीक है। और राज्यसभा? राज्यसभा 80 में है और 79 में है संसद। और राष्ट्रपति किस में है? राष्ट्रपति किस में है? बताओ भाई। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शक्तियां के मतलब संसद की जो संघ की शक्तियां होंगी वो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल 54 क्या कहता है? चुनाव के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के चुनाव, किस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भागीदार होंगे। मैंने कल बताया था, संसद के कितने निर्वाचित सदस्य जितने भी होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। और राज्यों के विधानसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहां के भी जो विधायक होंगे वो क्या करेंगे? भाग लेंगे। दो ऐसी संघ शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है। अभी तो एक और आपकी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसको भी मिला लो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा तो और है नहीं ना। अच्छा, अच्छा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोअर पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं? नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 66 में है। और इसमें जो है इसमें जो बताया जाता है कि इसमें राज्यों के सॉरी संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। संसद जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या लेते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और टूट जाती है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मेंबर्स होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, वो अभी अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। तो भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1853 में हुई। और इसमें लिखेगा, पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहली बार। अच्छा हाँ, कुछ बताना था। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली का मतलब होता है जब भी कोई अधिनियम या कोई भी नियम लाना होता है तो एक नियम से लाया जाएगा, एक मतलब पार्लियामेंट में रखा जाएगा। उस नियम को पहले सारे लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, संसद के सारे लोग, अगर वो पास होगा तो एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरेगा, फिर वो नियम बनेगा। जैसे आज भी कोई भी संशोधन करना होता है या कोई भी नियम बनाना होता है तो पहले कहाँ पे रखना पड़ता है? संसद में। बिना आपका आज रात में कुछ, जैसे ट्रम्प साहब रोज बोल देते हैं कि आज उनके मन में आया ईरान पे बम फोड़ देंगे, कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बना सकते। जो बनाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले उसको जो है संसद के सामने रखना पड़ेगा। संसद के मेंबर्स अगर उसको सहमति देते हैं, 2/3 सदस्य जिसने उपस्थित हैं, तब वो क्या होगा? पास होगा। पास होने के बाद तब जाके वो अधिनियम बनेगा। तो वो होता है संसदीय प्रणाली। कोई राजा के मन का नहीं, कि राजा जैसे पहले राजतंत्र होता था तो राजा को रात में जो भी सपना आता था वो नियम बन जाता था, वैसा कोई काम भारत में अब नहीं होगा। और भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की जो शुरुआत होती है 1853 में होती है। तो संसदीय प्रणाली का मतलब समझ में आया?
कोई भी नियम या अधिनियम बनाने के लिए आपको क्या होगा, एक प्रारूप बनाना होगा, संसद में रखना होगा, और उसके जो सदस्य होंगे वो अगर आपके क्या है, सहमत है, तब वो नियम बन सकता है, अन्यथा वो फेल भी हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या बोला, पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के, पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। अच्छा, विधायी और प्रशासनिक कार्य क्या है, समझ में आया या मैं समझाऊं? समझाएं। देखो, पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद होते थे, गवर्नर जनरल में जो सदस्य होते थे, एक होते थे विधायी और एक होते थे प्रशासनिक सदस्य। उस पहले क्या होता था कि दोनों काम एक ही में परिषद करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी वो विधायी और प्रशासनिक कार्य को क्या कर दिया गया, अलग। यानी नियम कोई और बनाएगा और उन नियमों के अनुसार कार्य कोई और करेगा। जैसे अभी के समय कि विधायी यानी कि नियम बनाने का काम किसका है, संसद का। किसका काम है, संसद का। लेकिन लागू कौन करता है, लागू करते हैं प्रधानमंत्री, और वहां के राज्यों में मुख्यमंत्री लागू करते हैं। तो उसके बाद गवर्नर उससे राष्ट्रपति से आता हुआ है। तो यानी कि एक तरीके से विधायी कार्य अलग किसी को दे दिए गए, बनाने का तो कानून तुम बनाओ, और उन कानूनों को लागू करवाने का काम किसको दे दिया गया, प्रशासनिक कार्य को। प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल कर केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल कर परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल कर केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की परीक्षा की शुरुआत की गई। सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। अच्छा, सिविल सेवक तो जानते ही होंगे ना, आईएएस पीसीएस इसके अंतर्गत बनते हैं। तो भारत में पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ वो किस एक्ट के तहत आया, लेकिन इसका जो वो होता था, परीक्षा होती थी, वो लंदन में होती थी। यानी अगर आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने के बाद आपको पेपर देने कहा जाना है, लंदन जाना है। और आज के समय अगर कोई बच्चा फॉर्म भरता है और उसका एग्जाम आगरा चला जाए, इलाहाबाद चला जाए, वाराणसी चला जाए, पास में ही लखनऊ चला जाए, तो नहीं जाते, कहते बड़ा दूर है, नहीं जाएंगे। और तब के लोग क्या करते थे,
फॉर्म भी डरते थे और फॉर्म भरने के बाद कहाँ जाते थे? लंदन। समझ में आया? 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया विधान परिषद में, यानी कि अभी हम तुमको बताएंगे कि 1833 में कितने सदस्य थे। यानी सदस्यों की संख्या बढ़ाते चले गए कि मतलब धीरे धीरे करके जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी। जैसे वर्तमान में विधानसभा में सॉरी उसमें हाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोटल कितने मेंबर हैं? विधानसभा का पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा में 80 बताया है तुमने, हमने पूछा है विधानसभा। 403, 403 प्लस 1 404, लेकिन 403 प्लस 1 याद रखना है, ठीक है। अब विधान परिषद में कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में? 100। याद रखो भाई, छोटी छोटी चीजें जो बताया करें दिमाग में फीड कर लो। अच्छा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। अब लिखेगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम क्यों आया इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। होता क्या है, 1857 की एक क्रांति होती है, जिसे आप लोग 1857 की क्रांति या पहली स्वतंत्रता क्रांति के नाम से भी जानते हो, है ना। भारत में 1857 क्रांति क्यों हुई, इसका रीजन क्या था? क्योंकि अंग्रेजों की विस्तार नीति, यानी विस्तार नीति क्या, वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों पर अपना प्रभुत्व अपना रहे थे। तो यहाँ के राजा थे उनको क्या हो रही थी, प्रॉब्लम बढ़ने लगी, तो वो भी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने और एक चीज, जो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो अंग्रेज थे, इस समय 1857 के समय बहादुर शाह जफर रहते हैं मुगल बादशाह, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के जितने भी रहते हैं वंशज रहते हैं या उनके जो लोग रहते हैं उनसे बोल देते हैं अंग्रेज कि आप लोग लाल किला खाली कर दो और यहाँ से जाओ। इस वजह से भी हिंसा थोड़ी भड़की। प्लस एक और मुख्य कारण था कि जो सैनिक थे, सैनिकों को यहाँ तक भनक पड़ गई कि ये जो कारतूस है, जो नई एक राइफल आई थी, उस राइफल में जो है वो जो आपकी होती थी क्या कहते हैं कारतूस जो होती थी, उसको मुंह से जो है तोड़ के जो है उसमें लगाना होता था। तो सैनिकों के बीच ये अफवाह फैल गई, या सही था, कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई। तो हिंदुओं में गाय को जो है पूजा जाता है और मुस्लिम भी सुअर को जो है बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए वो दोनों में जो है हिंसा का भड़कने का मेन कारण ये भी होगी। तो उन्होंने जो है सैनिकों ने क्या कर दिया, हथियार चलाने से मना कर दिया, अंग्रेजी सत्ता में मतलब रहने से मना कर दिया। तो वहां से भी विद्रोह की एक शंका उठी। 29 मार्च 1857 को आपके ये जो रहते हैं मंगल पांडे, 2 लोगों की हत्या कर देते हैं, ठीक है, 2 अंग्रेजी सैनिकों की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद इनको जो है, अच्छा मंगल पांडे कौन से बटालियन के थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से रहते हैं, ठीक है। और वो जो है 29 मार्च को 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं, और उसके बाद उनको पकड़ के 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और जैसे ही 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी जाती है, तब तो टेलीफोन थे नहीं। अब ये जो सूचना है धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी, और ये जब सूचना पूरे भारत में आग की तरह फैली तो 10 मई 1857 को क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और ये 10 मई 1857 को जब आंदोलन की शुरुआत होती है, तो ये जो सैनिक होते हैं 20वीं इन्फेंट्री 34वीं इन्फेंट्री जितने भी सैनिक होते हैं, वो सारे सैनिक
विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के बाद बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनते हैं और ये जाके दिल्ली में बहादुर शाह जफर को 11 मई को रात में ये पहुंच जाते हैं दिल्ली, सैनिक जितने होते हैं, और बहादुर शाह जफर को अपना क्या घोषित कर देते हैं, नेता। और जो बख्त खान थे, एक बख्त खान थे, उनको जो है सेनापति बनाया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने दिल्ली को बहुत जल्दी अपने हाथों में कब्जा लिया। कब्जाना कैसे लिया? क्योंकि उन्होंने पंजाब से सैनिक बुलाए, अंग्रेजी सैनिक बुलाए, और इन सारे सैनिकों को बुलाकर दिल्ली की सत्ता को जल्दी ही कब्जे में ले लिया। हडसन नामक एक अंग्रेजी अधिकारी था, हडसन और निकलसन, इन दोनों ने जो है अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किया और अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद अवध में भी ऐसे ही, अवध में कौन कर रहा था बताएगा कोई? अवध में उस समय कौन 1857 की क्रांति में भाग ले रहा था? कौन था मेन नेता? कोई महिला थी, ये भी बता दे रहे हैं। कौन थी बताओ? बेगम हजरत महल का नाम सुना है? बेगम हजरत महल, यहां से इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का मुद्दा उठाया। बेगम हजरत महल कौन थी? नवाब वाजिद अली शाह का नाम सुना है? नहीं सुना। नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने जो है क्या किया? 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किया। आप लोग कभी चिड़ियाघर घूमने जाना लखनऊ का, और वहां पर देखना लिखा होगा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान कहां पर स्थित है? लखनऊ में। अब प्राणी उद्यान क्या होता है? चिड़ियाघर उसे बोलते हैं, ठीक है? तो ये लखनऊ में। तो कुल मिला के 1857 की क्रांति की जो जो लहर थी वो सारी जगह फैल गई। उसके बाद झांसी में, आप लोगों को पता ही होगा, झांसी में किसने नेतृत्व किया था 1857 की? यहाँ तो बता ही दो। हाँ बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई ने जो है यहाँ का नेतृत्व किया, ठीक है। और इसी तरह कानपुर में किसने नेतृत्व किया? कानपुर, कानपुर में तात्या टोपे, ठीक है। इसके बाद आप जगदीशपुर चले जाओ, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, महाराजा कुंवर सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया। तो 1857 की क्रांति जब आपको इतिहास में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम लाने का मेन मकसद यही था कि भारत में बहुत तेजी से कौन सी क्रांति फैली थी? 1857 की क्रांति। इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि अब भारतीयों को भी कुछ ना कुछ इसमें देना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं? विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश जो शासन, जो भारत का जो शासन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन का मतलब, ब्रिटिश क्राउन का मतलब राजा के हाथ में, यानी ब्रिटिश के पार्लियामेंट के हाथ में चला गया। अभी तक यहाँ पर 1857 तक, 1858 जब तक अधिनियम नहीं बना है तब तक यहाँ पर शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1858 का ये जो भारत शासन अधिनियम आता है, इस अधिनियम से भारत की जो सत्ता होती है डायरेक्ट किसके हाथों में चली जाती है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली। बात समझ में आई या नहीं आई? तो लिखो इसमें, पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी है, हो सकता है समझ में आया हो। लिखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पद होता था समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट तौर पे शासन नहीं कर रही थी। कैसे कर रही थी? इनडायरेक्ट तौर पे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर जो होते थे वो ब्रिटिश क्राउन के हुआ करते थे। शासन को डायरेक्टर्स कौन होते थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी कोई बात बतानी होती थी, सूचना पहुंचानी होती थी, वो किसके अंडर से जाती थी? बोर्ड ऑफ
कंट्रोल के अंदर से आती थी। तो इन दोनों को फिर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद लिखिएगा भारत राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। भारत राज्य सचिव नामक नए पद का भारत राज्य सचिव नामक नए पद का गठन किया गया। नए पद का गठन किया गया। ठीक है। अब ब्रिटेन में 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ। ब्रिटेन में 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ। 15 सदस्यीय 15 सदस्यीय 15 सदस्यीय भारत परिषद 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ। अच्छा, अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जगह कौन होगा? नहीं, का पद समाप्त करके वायसराय नामक नया पद बनाया गया। वायसराय नामक नया पद बनाया, यानी वही गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगे। अच्छा, वायसराय जो होता था वो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है। पहले वायसराय कौन थे? गुड, लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय थे। अंतिम वायसराय कौन है? अंतिम वायसराय बताओ, अंग्रेजी वायसराय अंतिम बताओ। अच्छा, अंतिम वायसराय कोई भारतीय वायसराय बना है? श्री राजा गोपालाचारी का नाम सुना है आप लोगों ने? गोपालाचारी नाम सुना है? ये अंतिम वायसराय थे, लेकिन ये एक भारतीय थे। लेकिन अगर अंग्रेज अंतिम वायसराय पूछा जाए तो कौन है? रहेगा कोई? एनीवन? सोच के देखो। अच्छा, ये होमवर्क आपको दिया क्योंकि तुम भी सर्च करो, इतना सिंपल सा आंसर है उसका है? होमवर्क है कि अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। इतना हल्का सा क्वेश्चन पूछा है, इसको आप ही ढूंढ के लाओ, ये ना बताने वाला। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तुम खुद से सोचो। आप खुद से ढूंढोगे ना तो कम से आप नहीं ढूंढ पाओगे तो कल तो बताऊंगा ही मैं। लेकिन बहुत सिंपल है। 1847 जब भारत आजाद हुआ ना, 1947 को जब भारत आजाद हुआ ना, उस समय ये क्या थे? वायसराय थे। और उसके बाद इन्होंने वायसराय का पद किसको दे दिया? जिसका नाम बताया था। किसका नाम बताया था बताओ? अच्छा, लॉर्ड कैनिंग का नाम बताया। देखो अभी बताया, अभी भूल गए। हाँ, श्री राजा गोपालाचारी जो है पहले भारतीय जो है वायसराय बने। अंतिम अंग्रेज वायसराय का नाम पूछ रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, बहुत सिंपल है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतिम वायसराय कौन थे। अब इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता। वायसराय मतलब होता है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैसे एक पद बना दिया गया वायसराय। वायसराय एक हेड होता था। है? इंग्लिश में ही है वायसराय। हाँ, इंग्लिश और हिंदी में वायसराय ही बोलेंगे, इसका और कोई नाम नहीं। ठीक है। तो वायसराय का काम होता था नियम और कानूनों को लागू करवाना, जो नियम संसद प्रणाली बनाती थी उसको एक्टिव करना, कोई भी नियम अगर इसके फेवर में नहीं होता था उसको ये निरस्त भी कर देता था। तो वायसराय का काम ये होता था। ये डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से संपर्क बनाए हुए थे। समझ में आई बात?
अंतिम वायसराय आपको पता करके आना है कौन। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में गड़बड़ करते हो तुम। हाँ, आप पूरा नाम बताओ। माउंट बेटन, गूगल किया है? अभी पूरा नाम बताया, लॉर्ड लुईस माउंट बेटन। हाँ, माउंट बेटन जो थे, माउंट बेटन ये अंतिम वायसराय थे, और इनको जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं क्लेमेंट एटली, इनको जो है वायसराय बनाकर भारत को में भेजते हैं और कहते हैं जाओ ये जो ब्रिटिश सत्ता है भारतीयों के हाथों में दे दो, यानी कि जो भारतीयों में जो जहाँ पे कब्जा कर रखे थे हमारे देश में, इसको जो है भारतीयों को हाथ में सौंपने के लिए क्लेमेंट एटली ने इनको भेजा था। उस समय जो है लेबर पार्टी की एक क्या थी, सरकार थी ब्रिटेन में, और क्लेमेंट एटली उसके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इसके पहले कौन था, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कभी नहीं, अगर विंस्टन चर्चिल होता प्रधानमंत्री इंग्लैंड का तो वो कभी भी भारत को आजाद ना होने देता, क्योंकि विंस्टन चर्चिल हमेशा भारत की आजादी के विरोध में था। लेकिन जैसे ही लेबर पार्टी की सरकार आती है, जिसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं एटली, उन्होंने तुरंत जो है अपने पार्लियामेंट में ये संशोधन किया कि आज से हम जो है जो भारतीय सत्ता है वो हम किसको देते हैं, भारतीयों के हाथ में सौंपते हैं। तो फिर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। आगे चल के सारी चीजें पढ़ोगे एक बार फिर से, ठीक है।